हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओ लेवल के लिए क्लासेस। तो ये है लेक्चर नंबर 8 फॉर ओ लेवल आईटी कोर्स, मॉड्यूल कोड M2R5, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने उन लेक्चर को नहीं देखा है वो चैनल में प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे HTML को, और हम बात करने वाले हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। तो आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे आज तक। आज हम समझेंगे किस तरीके से फॉर्म को बनाया जाता है, क्या क्या उसके फील्ड्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं HTML फॉर्म को। An HTML form is a section of a document which contains controls such as text field, password field, check boxes, radio buttons, सबमिट बटन, मेन्यूज एक्सेट्रा। तो आपने देखा होगा HTML फॉर्म में क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड होते हैं। जैसे कि टेक्स्ट के लिए फील्ड होती है, पासवर्ड के लिए फील्ड होती है, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स, सबमिट बटन और डिफरेंट मेन्यूज दिए होते हैं। An HTML form facilitates the user to enter data that is to be sent to the server for processing, such as name, email address, पासवर्ड, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। तो अगर मैं बात करूँ HTML फॉर्म के बारे में, तो उसका बेसिक यूज़ क्या होता है। तो HTML फॉर्म फैसिलिटेट करता है किसी भी यूज़र को कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे सर्वर पर सेंड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं, लेट्स सपोज हमने किसी बैंक के लिए कोई फॉर्म भरा, तो उसमें हम अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, जैसे कि हमारा नाम, हमारी क्वालिफ़िकेशन, हमारे एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड सो ऑन। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, वो जाती है उस पर्टिकुलर बैंक के सर्वर पे। तो इस तरीके से फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। HTML forms are required if you want to collect some data from of the site visitor। तो HTML फॉर्म का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमें बहुत सारे यूज़र से डेटा को लेना होता है और किसी एक सर्वर पर उस डेटा को सेव करवाना होता है। तो बात करते हैं HTML फॉर्म के सिंटैक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट में फॉर्म, उसके बाद एक्शन इज इक्वल टू सर्वर URL। जिस पर्टिकुलर सर्वर पे आप उस डेटा को सेव कराना चाहते हो उसका URL यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद मेथड इज इक्वल टू गेट या फिर पोस्ट। इन दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। इन दोनों के बारे में इन डेप्थ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझ लेते हैं कि गेट मेथड कब यूज़ करते हैं और पोस्ट मेथड कब यूज़ करते हैं। गेट मेथड जब यूज़ होता है जब हमें डायरेक्टली डेटा को सेंड करना होता है इस पर्टिकुलर URL में, और पोस्ट मेथड जब यूज़ करते हैं जब हमें डेटा को हिडन रखना होता है, मतलब कि यूज़र नहीं जानता कि वो डेटा कहाँ सेव होने वाला है। तो जब हमारा डेटा सेंसिटिव होता है उस केस में हम पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फॉर्म के अंदर जो बॉडी होती है उसमें आप टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन या बटन्स कुछ भी बना सकते हैं, और एंड में हमें फॉर्म को स्लैश लगा के क्लोज भी करना होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यह है बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं HTML फॉर्म एलिमेंट के बारे में। द HTML फॉर्म एलिमेंट प्रोवाइड्स अ डॉक्यूमेंट सेक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो HTML फॉर्म एलिमेंट से क्या होता है, हमें एक डॉक्यूमेंट का सेक्शन मिल जाता है जहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट करवाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड्स वेरियस इंटरैक्टिव कंट्रोल्स फॉर सबमिटिंग इंफॉर्मेशन टू वेब सर्वर सच एज टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड फील्ड एक्सेट्रा। तो फॉर्म एलिमेंट के अंदर आप बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि पासवर्ड के लिए आप एक पासवर्ड फील्ड सेट कर सकते हो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर यूज़र का नेम एंटर करवाने के लिए आप टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट फील्ड आप इंसर्ट कर सकते हो फॉर्म एलिमेंट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं HTML इनपुट एलिमेंट के साथ। द HTML इनपुट एलिमेंट इज़ फंडामेंटल फॉर्म एलिमेंट। तो फॉर्म एलिमेंट में सबसे फंडामेंटल फॉर्म एलिमेंट होता है इनपुट एलिमेंट। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट फॉर्म फील्ड्स टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल करके हम यूज़र से इनपुट लेते हैं।
We can apply different input field to gather different information from the user। ठीक है, तो हम अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट फील्ड लगा के डेटा या इंफॉर्मेशन को यूज़र से ले सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो HTML हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो HTML के अंदर क्या है, बॉडी में हमने फॉर्म टैग को लगाया, उसके बाद एंटर योर नेम और BR मतलब ब्रेक टैग। अब यहाँ पे देखो इनपुट एलिमेंट यहाँ पे आया है, एंगुलर ब्रैकेट में इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, और फॉर्म को यहाँ बंद कर दिया और यहाँ बॉडी को बंद कर दिया। तो जब मैं इसे रन करूँगी तो मेरे स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, इस टाइप से आपको लिखा मिलेगा एंटर योर नेम, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, टेक्स्ट के लिए क्या मिल गया, एक एरिया मिल गया। तो इस तरीके से हमने इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल करके टेक्स्ट के लिए एरिया क्रिएट कर लिया अपने फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट की, हम किस किस टाइप से इनपुट को ले सकते हैं। इन HTML इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स, तो डबल कोट्स में आप टाइप लिखते हो, is an important element of the HTML form. The type attribute of the input element can be of various type. तो input element का जो type attribute होता है वो बहुत सारे टाइप का हो सकता है, और वो सारे टाइप इस टेबल में गिवन है, such as input type is equal to text, name is equal to name gives a text box। तो अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट दी हुई है बहुत सारे टाइप की, कि टाइप एट्रीब्यूट में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हो सकता है, डिफाइंस अ वन लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, टेक्स्ट लिखने से क्या हो जाएगा, आपको एक वन लाइन का टेक्स्ट इनपुट फील्ड मिल जाएगी आपके फॉर्म में। नेक्स्ट इज पासवर्ड, डिफाइंस अ वन लाइन पासवर्ड इनपुट फील्ड मिल जाएगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट इज सबमिट, डिफाइंस अ सबमिट बटन टू सबमिट द फॉर्म टू सर्वर। जब हमें एंड में फॉर्म को सबमिट करना होगा तो उसके लिए हम टाइप करेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में सबमिट, नेम इज इक्वल टू में नेम। फिर रीसेट के लिए भी होता है रेडियो, चेकबॉक्स, बटन, फाइल और इमेज। तो इस टाइप से डिफरेंट वैल्यू हो सकती है टाइप एट्रीब्यूट की। तो ये सब आपको पता होने चाहिए क्योंकि आगे हम इनमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं HTML टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल के बारे में। द टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट टैग क्रिएट्स टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल, ऑल्सो नोन एज द सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल। तो यहाँ पे देखो क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जब भी हम लिखते हैं तो इसे लिखने से क्या होता है, हमें एक सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड मिल जाती है अपने फॉर्म में। द नेम एट्रीब्यूट इज ऑप्शनल। अब जो यहाँ पे आपको नेम एट्रीब्यूट दिख रहा है ना, ये वाला, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख सकते हो वरना नहीं भी लिख सकते हो, बट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वर साइड कंपोनेंट सच एज JSP, ASP, PHP एक्सेट्रा। तो HTML में कोडिंग करने के लिए आपको नेम एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जब हम JSP, ASP और PHP में कोडिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें नेम एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ देखो, फर्स्ट नेम कॉलन इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया। फिर यहाँ पे लास्ट नेम में आपने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम। यहाँ BR टैग का इस्तेमाल किया लाइन ब्रेक करने के लिए, और यहाँ पे फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया। एक चीज़ और है, यहाँ पे इनपुट टैग को क्लोज करने के लिए हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आप ये हम नहीं लिखते हैं, आप सिंपली क्या करोगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू वैल्यू डाल दोगे टाइप की, नेम अगर चाहते हो तो लिख सकते हो इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, उसके बाद सिंपल आप लगाओगे स्लैश और एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज कर दोगे, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या आया, जो फॉर्म बन के आया उसमें क्या आया, फर्स्ट नेम कॉलन, जो आपने यहाँ लिखा था वो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, और जहाँ पे आपने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा था वहाँ पे आपको क्या मिल गया, सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड मिल गई। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम की वैल्यू यूज़र से टाइप करवा सकते हो। ठीक है,
इस तरीके से लास्ट नेम में इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, तो यहाँ पे लास्ट नेम कॉलन के बाद आपको एक सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल मिल गया, जहाँ पे आप यूज़र से लास्ट नेम को एंटर करवा सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है नोट में, इफ़ यू विल omit नेम एट्रीब्यूट देन द टेक्स्ट फील्ड इनपुट विल नॉट बी सबमिटेड टू द सर्वर। यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि अगर आप क्या करते हो, नेम एट्रीब्यूट जो है उसे omit करते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, वैल्यू को डलवा सकते हो। यहाँ पे आप टाइप तो कर पाओगे कोई वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, स्टोर नहीं होगी या सबमिट नहीं होगी सर्वर पे। ठीक है, तो इसीलिए हमें नेम एट्रीब्यूट में नेम देना पड़ता है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए है, यहाँ पे लास्ट नेम के लिए है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो डेटा एंटर कर रहा है यूज़र वो सबमिट भी हो जाए सर्वर पे, तो उसके लिए आपको नेम एट्रीब्यूट में वैल्यू डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं HTML टेक्स्ट एरिया टैग के बारे में। अभी तक हमने टेक्स्ट फील्ड देखी है, एक सिंगल लाइन का टेक्स्ट फील्ड हमें मिलता है। यहाँ पे हम बात करेंगे टेक्स्ट एरिया के बारे में, जिसमें हम मल्टीपल लाइन ऐड करवा सकते हैं। द टेक्स्ट एरिया टैग इन द HTML इज यूज टू इंसर्ट मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इन द फॉर्म। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें एड्रेस के लिए क्या होता है, मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है। ठीक है, आप एक से 2 लाइन में भी अपना एड्रेस लिख सकते हो, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है टेक्स्ट एरिया टैग का। द साइज ऑफ द टेक्स्ट एरिया कैन बी स्पेसिफाई आइदर यूजिंग रोज और कॉल्स एट्रीब्यूट और बाय CSS। CSS मतलब क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसे हम पढ़ेंगे आगे जाके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप टेक्स्ट एरिया का साइज भी डिफाइन कर सकते हो रोज़ और कॉलम का इस्तेमाल करके। रोज़ मतलब ROWS रोज़, और कॉल्स मतलब कॉलम। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल क्या है, फॉर्म इन HTML। टाइटल को बंद किया, हेड को बंद किया, बॉडी स्टार्ट करी, फॉर्म टैग यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। एंटर योर एड्रेस, उसके बाद BR टैग का यूज़ किया। अब यहाँ पे टेक्स्ट एरिया की रिक्वायरमेंट है हमें, तो टेक्स्ट एरिया रोज इज इक्वल टू डबल कोड्स में 2, कॉल्स इज इक्वल टू 20, इसे बंद किया और टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने सेट कर दिया है साइज ऑफ टेक्स्ट एरिया कि हमें इतने साइज का क्या चाहिए, टेक्स्ट के लिए एरिया चाहिए जिसमें 2 रो आ सकती हैं और 20 कॉलम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फॉर्म को बंद किया, बॉडी को बंद किया, HTML को बंद किया। जब मैं इसे अपने ब्राउज़र में रन करूँगी तो क्या आ जाएगा स्क्रीन पर, एंटर योर एड्रेस कॉलन, और आपको इतना बड़ा सा एक एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आप 2 रो में अपने एड्रेस को क्या कर सकते हो, एंटर करवा सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लेबल टैग इन फॉर्म के बारे में। It is considered better to have label in the form as it makes the code parser browser user friendly। तो ऐसा बोला जाता है कि आपको लेबल टैग का इस्तेमाल करना चाहिए अपने फॉर्म में। इससे क्या होता है, आपका जो फॉर्म होता है ना वो यूज़र फ्रेंडली और ब्राउज़र फ्रेंडली माना जाता है। इफ़ यू क्लिक ऑन द लेबल टैग इट विल फोकस ऑन द टेक्स्ट कंट्रोल। To do so, you need to have for attribute in label tag that must be same as ID attribute of the input tag। इसका मतलब समझते हैं पहले। देखो क्या होता है, जब हम फॉर्म में कई बार देखा होगा आपने, आप जब फर्स्ट नेम के पास लेके जाते हो अपने माउस को तो वहाँ पे आपको फर्स्ट नेम दिखता है। ठीक है, एक बॉक्स सा बना आता है, वहाँ लिखा होता है फर्स्ट नेम, मतलब ये हमको बता रहा है यूज़र को कि आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐड करना है। ठीक है, या एंटर करना है। तो एग्जांपल देखते हैं, फॉर्म लेबल फॉर इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, तो आपको फॉर में सेट करना होता है लेबल का टैग। ठीक है, फर्स्ट नेम यहाँ पे आपने लेबल लगा दिया, मतलब फर्स्ट नेम में क्या हो जाएगा, आपको ये वाला लेबल मिलेगा फर्स्ट नेम। ठीक है, जैसे ही आप अपने माउस को लेके जाओगे यहाँ पे तो आपको फर्स्ट नेम दिखाई देगा यहाँ पे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ID इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, और आपको ID में इस फॉर में लिखी हुई वैल्यू को सेट करना होता है। नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम और BR टैग, फिर दोबारा लेबल लगाया फॉर लास्ट नेम, फॉर इज इक्वल टू लास्ट नेम। यहाँ पे जो ये वाला जो आपकी वैल्यू है फॉर
फॉर में जो आपने सेट करी है फॉर एट्रीब्यूट में, ये वैल्यू इस आईडी से बिल्कुल मैच करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी आया है you need to have 4 attribute in label tag that must be as same as id attribute of the input tag। अगर ये सेम नहीं होंगे तो आपको वो लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल फॉर इज इक्वल टू लास्ट नेम, फिर लास्ट नेम कॉलन, लेबल को आपने बंद कर दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी आपका होगा लास्ट नेम, ठीक है, नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, और आपने बियर टैग को बंद कर दिया, यहाँ आपने फॉर्म टैग को एंड में बंद कर दिया। तो आपका आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे आपको जैसे ही आप माउस लेके जाओगे ना तो आपको एक बॉक्स में दिखाई देगा फर्स्ट नेम। अब अगर आप यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ लगाएगा लास्ट नेम। तो इससे क्या होता है कि यूज़र को क्या होता है, आइडिया मिल जाता है कि मुझे यहाँ पे ये फिल करना है, ठीक है। तो इससे बोलते हैं यूज़र फ्रेंडली फॉर्म क्रिएट करना। तो लेबल टैग का इस्तेमाल करके हम यूज़र फ्रेंडली फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक ये रहा है, साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। टेलीग्राम पे आपको इन लेक्चर्स की PDF मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेडियो बटन कंट्रोल की। यहाँ से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, ठीक है। रेडियो बटन कैसे क्रिएट होता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। द रेडियो बटन इज यूज टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम द मल्टीपल ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रू फॉल्स या फिर MCQ के लिए, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ जेंडर, क्विज क्वेश्चन एक्सेट्रा। आपने देखा होगा फॉर्म में आपको कई बार क्या मिलते हैं, रेडियो बटन मिलते हैं। उसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जेंडर के लिए आपको रेडियो बटन दिखाई देते हैं, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। तो इन तीनों में से आप किसी एक को ही चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रेडियो बटन। इफ़ यू यूज वन नेम फॉर ऑल द रेडियो बटन, ओनली वन रेडियो बटन कैन बी सेलेक्टेड एट अ टाइम। Using radio button for the multiple options, you can only choose a single option at a time, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखते हैं। फॉर्म में लेबल फॉर इज इक्वल टू जेंडर, जेंडर कॉलन, लेबल को आपने बंद किया, देन इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि टाइप एट्रीब्यूट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है, तो उसमें से एक वैल्यू रेडियो भी होती है। आईडी को जेंडर सेट कर दिया, नेम इज इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इज इक्वल टू मेल, और यहाँ पे आपने लिखा है मेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, आईडी इज इक्वल टू जेंडर, नेम इज इक्वल टू जेंडर, वैल्यू में फीमेल आ जाएगा, और यहाँ पे इसे बंद करके आपने लिख दिया फीमेल, और ब्रेक टैग का यहाँ पे इस्तेमाल किया, फॉर्म टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आएगा जेंडर, और यहाँ पे आपको दो रेडियो बटन दिखाई देंगे जिसमें से आप एक ही को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या तो मेल या तो फीमेल। तो इस तरीके से आपको ये सिर्फ सिंटेक्स है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आप रेडियो बटन को बनाने के लिए कोड लिख के दिखाइए, तो आपको ये सिंटेक्स पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चेक बॉक्स कंट्रोल के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक बॉक्स और रेडियो बटन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कर लेना। द चेक बॉक्स कंट्रोल इज यूज टू चेक मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन चेक बॉक्सेस। तो यहाँ पे डिफरेंस पूछते हैं चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि चेक बॉक्स की हेल्प से आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को एक ही बारी में सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं हॉबी की, तो एक किसी पर्टिकुलर यूज़र की एक से ज़्यादा हॉबी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने इस्तेमाल किया है चेक बॉक्स कंट्रोल का। तो एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्म टैग में हॉबी बियर टैग का इस्तेमाल किया। बियर टैग से क्या होता है, जो आपके कंटेंट है ना वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होता है, ठीक है। जैसे कि हॉबी के बाद जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। देखो आपने देखा होगा हर बार हम टाइप की वैल्यू बदल रहे हैं, कभी रेडियो कर रहे हैं, कभी चेक बॉक्स कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हमें क्या चाहिए अपने फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग हम टाइप की वैल्यू को बदलते रहते हैं, ठीक है।
आईडी को आपने सेट कर दिया क्रिकेट, नेम इज इक्वल टू क्रिकेट, वैल्यू इज इक्वल टू क्रिकेट। बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। यहाँ पे आपने लेबल लगाया, लेबल फॉर इज इक्वल टू क्रिकेट, ये वाला जो लेबल है, लेबल की वैल्यू ये इससे मैच होने चाहिए, ठीक है। क्रिकेट, लेबल एंड बी आर। तो इस तरीके से हमने 3 डिफरेंट हॉबी सेलेक्ट कर ली यहाँ पे। कौन कौन सी? क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ठीक है। तो इसमें से यूज़र अपने अकॉर्डिंग कोई भी 2 या तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक बॉक्स में एक से ज़्यादा सिलेक्शन कर सकते हो। So these are similar to radio button except it can choose multiple option at a time and radio button can select one button at a time and its display। तो इस तरीके से आपको स्क्रीन पर इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सबमिट बटन कंट्रोल के बारे में। जब भी हम पूरा फॉर्म बना लेते हैं तो उसके एंड में दिखता है सबमिट, ठीक है। तो सबमिट बटन के लिए भी अंदर एक कोडिंग होती है, वो क्या होती है वो समझते हैं। HTML input type is equal to submit are used to add a submit button on the web page। तो जब हम ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, तो इसको लिखने से क्या होता है कि आपके फॉर्म में सबमिट बटन ऐड हो जाता है, ठीक है। When user clicks on the submit button then form gets submit to the server। जैसे ही यूज़र सबमिट बटन पे क्लिक करता है, आपकी डेटा, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपके डिज़ायर्ड सर्वर पे जाके सेव हो जाता है, ठीक है। तो सिंटेक्स समझते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, द टाइप इज इक्वल टू सबमिट स्पेसिफाइंग दैट इट इज अ सबमिट बटन, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू सबमिट का मतलब क्या है कि ये सबमिट बटन के लिए कोडिंग करी गई है। द वैल्यू एट्रीब्यूट कैन बी एनीथिंग विच वी राइट ऑन द बटन ऑन द वेब पेज, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, इसका मतलब क्या है, जो बटन बन के आएगा उस पर सबमिट लिख जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस बटन पे सबमिट ही लिखो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो वैल्यू इज इक्वल टू सेव भी कर सकते हो, सेव। इसका मतलब क्या है कि टाइप का मतलब सबमिट रहेगा यहाँ पे, कि इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करने से आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी, लेकिन जो बटन के ऊपर लिखा हुआ वैल्यू आएगी वो आप कुछ भी सेट कर सकते हो, ठीक है। द नेम एट्रीब्यूट कैन बी ओमिट हेयर, और अगर आप चाहो तो नेम एट्रीब्यूट को यहाँ पे ओमिट भी कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल है, फॉर्म लेबल फॉर इज इक्वल टू नेम, एंटर नेम, लेबल को बंद कर दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल टू नेम, नेम इज इक्वल टू नेम, बी आर टैग का इस्तेमाल किया, फिर लेबल लगाया फॉर पास, ठीक है, पासवर्ड के लिए एंटर पासवर्ड, लेबल को बंद किया, बी आर, देन इनपुट टाइप पासवर्ड, आईडी इज इक्वल टू पास, नेम इज इक्वल टू पास और बी आर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, यहाँ पे देखो, और वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। अगर आप वैल्यू इज इक्वल टू कुछ भी नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सबमिट लिखा आएगा, लेकिन अगर आप चाहो तो यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। तो जब हम ये वाली पर्टिकुलर कोडिंग को रन कराएंगे तो ब्राउज़र में क्या आ जाएगा, देखो एंटर नेम आया, उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट फील्ड मिल गई, ठीक है, सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड मिल गई, उसके बाद एंटर पासवर्ड आया, यहाँ पे फिर आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड मिल गई, ठीक है, उसके बाद सबमिट बना हुआ आ गया। तो यूज़र जो भी डेटा यहाँ पे एंटर करेगा, एंटर नेम और एंटर पासवर्ड में, सबमिट पे क्लिक करके वो डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको फॉर्म क्रिएट करना है, कैसे वैल्यू को फिल करना है और डेटा कैसे सेव होता है, ठीक है। तो थ्योरी में आपको ये सारे पॉइंट्स लिख के आने हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं रीसेट बटन कंट्रोल के बारे में। आपने देखा होगा आपके फॉर्म में कई बार रीसेट बटन का भी इस्तेमाल होता है। सपोज अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दिया और आपको उसे रीसेट करना है तो उसके लिए आप रीसेट बटन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे द इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट डालेंगे आप, डिफाइंस अ रीसेट बटन विच रीसेट ऑल
फॉर्म वैल्यूज टू इट्स इनिशियल वैल्यू। तो रीसेट बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, जो भी फॉर्म की वैल्यू इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है वो चेंज हो जाएंगी और इनिशियल वैल्यू पे आ जाएंगी। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। टाइप की वैल्यू हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही आती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्म लेबल यूज़र आईडी, लेबल टैग को बंद किया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम यूज़र आईडी और वैल्यू में यूज़र, उसके बाद लेबल लगाया, पासवर्ड, लेबल को बंद कर दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू पास, वैल्यू इज इक्वल टू पास, बी आर लगाया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट और फॉर्म। अब देखो यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू जो है वो हमने सेट करी है लॉगिन, तो यहाँ पे सबमिट भी कर सकते हो, लॉगिन, सेव, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, स्क्रीन पर क्या शो होगा हमको, यूज़र आईडी, उसके बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा क्योंकि आपने यहाँ पे टेक्स्ट को चूज़ किया था, तो आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड के लिए बॉक्स दिखाई देगा, उसके बाद लॉगिन एंड देन रीसेट। यहाँ पे आपको सबमिट के लिए लॉगिन बटन दिखाई देगा और रीसेट के लिए रीसेट बटन दिखाई देगा। Try to change the input values of the user ID and password, then when you click on reset it will reset input field with default values। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू को फिल कर सकते हो और अगर आपको वापस से सारी वैल्यू को इनिशियल वैल्यू पे लेके जाना है तो उसके लिए आप रीसेट पे क्लिक कर सकते हो। आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स पे ध्यान देना है, किस तरीके से सिंटेक्स बदल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है, आपको पेड वीडियो कोर्स मिल जाएगा अगर आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मॉड्यूल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए और साथ ही साथ मॉड्यूल M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए पेड कोर्स अवेलेबल है और उस पेड कोर्स के साथ आपको कंप्लीट ई नोट्स भी दी जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं इस कम टाइम में इन दोनों मॉड्यूल को क्वालिफाई करना, वो इस पर्टिकुलर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग के लिए एग्जामिनेशन देंगे इस बार, जो आपका मॉड्यूल M3R4 था उसके लिए भी यहाँ पे पेड नोट्स अवेलेबल है। इसके लिए वीडियो कोर्स नहीं है बट पेड नोट्स अवेलेबल है और वो नोट्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं HTML फ्रेम टैग के बारे में। अभी तक हम HTML फॉर्म टैग के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम बात करेंगे HTML फ्रेम टैग के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन बना भी था। तो HTML frame tag defines the particular area within an HTML file where another HTML web page can be displayed। तो यहाँ पे समझते हैं कि HTML frame tag के यूज़ से होता क्या है। तो HTML frame tag के यूज़ से क्या होता है, हम अपने HTML फाइल में एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन कर सकते हैं, किस लिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में हम किसी दूसरे HTML वेब पेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये मेन यूसेज है HTML फ्रेम टैग का। अ फ्रेम टैग इज़ यूज्ड विद द फ्रेम सेट। फ्रेम टैग का इस्तेमाल होता है फ्रेम सेट के साथ एंड इट डिवाइड्स अ वेब पेज इनटू मल्टीपल सेक्शंस और फ्रेम। तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारे वेब पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। ठीक है, सेक्शंस बोलो या फिर फ्रेम्स बोलो। एंड ईच फ्रेम कैन कंटेन डिफरेंट वेब पेजेस, और हर एक फ्रेम में आप डिफरेंट नंबर ऑफ वेब पेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हो। बात करते हैं सिंटेक्स की, तो एंगुलर ब्रैकेट में फ्रेम src इज इक्वल टू URL। यहाँ पे src का मतलब है सोर्स, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर फ्रेम में आप किस HTML वेब पेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हो उसका सोर्स आप यहाँ पे दोगे, उसका URL आप यहाँ पे दोगे। फॉलोइंग आर सम स्पेसिफिकेशन अबाउट द HTML फ्रेम टैग। तो यहाँ पे HTML फ्रेम टैग के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन गिवन है, आइए समझते हैं। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक,
और यहाँ पे है स्टार्ट टैग और एंड टैग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्टार्ट टैग ज़रूरी होता है, एंड टैग इसमें नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम लिखा आपने और आपने इसको ऐसे ही क्लोज कर दिया, तो इसका कोई फ्रेम का कोई एंड टैग नहीं होता यूसेज फ्रेम्स के लिए, ठीक है। डिस्प्ले इसका ब्लॉक में होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं HTML फ्रेम सेट टैग को। HTML फ्रेम सेट टैग is used to contain the group of frames which can be controlled and styled as a unit। तो HTML फ्रेम सेट टैग का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्रेम को एक साथ कंट्रोल करना होता है या उन्हें स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। The frame set element also specifies the number of rows and the columns in the frame set and how much space they will occupy in a frame। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम को भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे करके फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू डबल कोड्स में आपने लिखा, उसके बाद रोज इज इक्वल टू डबल कोड्स में लिख सकते हो और उसके बाद फ्रेम सेट को आप यहाँ पे क्लोज करोगे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट की बात करते हैं, टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होता है ये। यहाँ पे देखो दो एट्रीब्यूट है, कॉल्स और रोज, ठीक है, कॉल्स और रोज। तो वैल्यू, इसकी वैल्यू पिक्सल्स में आती है, ठीक है जी, पिक्सल में इसकी वैल्यू आती है। इट स्पेसिफाइज द नंबर एंड द साइज ऑफ द कॉलम स्पेस इन द फ्रेम सेट। आपके फ्रेम सेट में कितने नंबर ऑफ कॉलम स्पेसेस होंगे ये डिफाइन करता है कॉल्स एट्रीब्यूट। एंड रोज एट्रीब्यूट की बात करते हैं, इट स्पेसिफाइज द नंबर एंड साइज ऑफ द रोज स्पेसेस इन द फ्रेम सेट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सपोर्टेड इन द HTML5, ठीक है। HTML5 में ये दोनों एट्रीब्यूट यूज नहीं होते हैं। HTML5 में जो न्यू एट्रीब्यूट्स ऐड हुए हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में गिवन भी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 1 के बारे में, किस तरीके से आप वर्टिकल फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। वर्टिकल फ्रेम का मतलब क्या होता है, वाई एक्सेस में, ठीक है। वाई एक्सेस है ना आपके पास ये वाली, इस वाई एक्सेस में हमने अपने पूरे वेब पेज को 3 डिफरेंट फ्रेम में डिवाइड कर लिया है। दिस इज फर्स्ट फ्रेम, दिस इज सेकेंड फ्रेम एंड दिस इज थर्ड फ्रेम। तो देखते हैं इसके पीछे की कोडिंग क्या है, ठीक है। तो डॉक टाइप HTML हेड टाइटल में फ्रेम टैग लिखा है आपने, हेड को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू 25%, 50% एंड 25%, मतलब जो पहला आपका कॉलम बनेगा वो बनेगा 25% का, दूसरा बनेगा आपका 50% का और तीसरा बनेगा आपका 25% का, ठीक है। इस तरीके से 3 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे आपके वेब पेज पे। अब जो फ्रेम SRC है, जो पहला फ्रेम है आपका, उसका सोर्स आपने यहाँ दिया हुआ है frame1.html, दूसरे फ्रेम का सोर्स आपका frame2.html है और तीसरे फ्रेम का सोर्स आपका frame3.html है। उसके बाद आपने फ्रेम सेट टैग को क्लोज कर दिया और HTML टैग को क्लोज कर दिया। अब देखते हैं frame1.html, frame2.html और frame3.html में क्या कोडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो frame1.html है, ये frame2 है और ये frame3 है। तो यहाँ पे हमने कोडिंग कर रखी है, क्या कोडिंग कर रखी है, डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल, डिव टैग का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। डिव टैग का इस्तेमाल आपको पता लगेगा कहाँ पे, CSS में, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर आपने डिव का इस्तेमाल किया है, तो इसका क्या यूज़ होता है ये हम पढ़ेंगे CSS में, ठीक है। उसके बाद हेड बॉडी डिव को आपने बंद करा यहाँ पे और यहाँ पे है H2, डिव को यहाँ पे आपने स्टार्ट किया H2 के लिए, ठीक है। H2 में आपने लिखा दिस इज फर्स्ट फ्रेम और डिव को यहाँ क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। इस तरीके से आपने 3 डिफरेंट फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक फाइल में आपने बेसिकली क्या किया है, बैकग्राउंड कलर को सेट किया है और हाइट को सेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है स्टाइल टैग का, स्टाइल टैग के अंदर डिव का आपने यूज़ किया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा आपका CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। उसमें स्टाइल टैग एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझो, जब आपको हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट करना है तो आप यूज़ करोगे रोज़ का, ठीक है, 30%, 40% और 30%,
ठीक है। तो पहली रो आपकी 30% की है, दूसरी रो आपकी 40% की है, और तीसरी और जो आखिरी रो है वो आपकी 30% की है। यहाँ पे फ्रेम नेम इज इक्वल टू टॉप, मेन और बॉटम, आपने इन तीनों फ्रेम को नाम भी दे दिया है, ठीक है। नेम एट्रीब्यूट में आपने इनकी वैल्यू भी सेट कर दिया, और इनके सोर्स यहाँ पे गिवन है frame1.html, frame2.html और frame3.html। तो आप अपने पर्टिकुलर वेब पेज को कितने भी नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हो, और आपको उनमें बस क्या करना है, सोर्स को सेट करना है, और आपको ये देखना है कि आपको हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट करना है या फिर वर्टिकल फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ये, कि आपको हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट करके वहाँ पे दिखाने थे आपके प्रैक्टिकल में। तो उसके लिए आपको ऐसे कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपने इन तीनों फ्रेम्स को क्रिएट करने के बाद फ्रेम सेट को बंद कर दिया, और यहाँ पे HTML को बंद कर दिया। जब मैं इसे रन करूँगी तो स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। 3 डिफरेंट फ्रेम आ जाएंगे, और इन तीनों में अलग अलग HTML डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेस्टेड फ्रेम के बारे में। नेस्टेड फ्रेम का मतलब होता है एक फ्रेम सेट के अंदर एक दूसरा फ्रेम सेट, तो एक के अंदर एक दूसरा फ्रेम सेट को हम बोलते हैं नेस्टिंग करना, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल टू नेस्ट अ फ्रेम सेट विद इन अनदर फ्रेम सेट, विच मीन्स यू कैन टेक one row and divide it into several columns, और conversely divide a column into several rows। तो यहाँ पे क्या मतलब है, सपोज हमने अपने वेब पेज को डिवाइड किया 2 रोज में, ठीक है। उन 2 रोज में से एक रो को मैंने फर्दर 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया, तो इसे बोलते हैं नेस्टिंग करना, ठीक है, नेस्टेड फ्रेम्स। नेस्टिंग गिव्स यू मोर पेज लेआउट flexibility and complexity than simply dividing a frame set into a grid of rows and columns। तो नेस्टिंग से क्या होता है, हमें मोर पेज लेआउट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपने देखा होगा बहुत सारे वेब पेज में बहुत से कॉलम और रोज गिवन होते हैं, तो वो क्रिएट होते हैं बाय यूजिंग नेस्टेड फ्रेम्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप अपने वेब पेज को बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोड है, वो समझते हैं नेस्टेड फ्रेम्स का। तो HTML हेड टाइटल में टैग इंडेक्स, टाइटल को बंद किया, हेड को बंद किया। अब यहाँ पे देखो फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू 200 कॉमा स्टार डिवाइडेड इनटू वर्टिकल फ्रेम्स। यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने अपने वेब पेज को वर्टिकल फ्रेम्स में डिवाइड कर लिया। फ्रेम SRC इज इक्वल टू example1.html, और यहाँ पे आपने example1.html डाल दिया, तो यहाँ पे लिखा है example1.html इज डिस्प्लेड इन द लेफ्ट फ्रेम, ठीक है। अब आपने क्या किया, फ्रेम सेट रोज इज इक्वल टू 100 कर दिया, डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल फ्रेम। तो फ्रेम SRC इज इक्वल टू example2.html। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आपने वर्टिकल फ्रेम क्रिएट किया था, और लेफ्ट में आपने example1.html को डाल दिया था। अब आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट कर लिए, और जो आपका राइट साइड का है, राइट का टॉप जो है, उसमें आपने डाल दिया example2.html, और राइट का जो बॉटम है वहाँ पे आपने example3.html को डाल दिया, और यहाँ पे एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स, यहाँ पे आपने इसे बंद कर दिया। इसे इग्नोर करना, ठीक है। इसके बाद आपने फ्रेम सेट को यहाँ बंद करा, ये क्या है आपका एंड ऑफ द वर्टिकल फ्रेम। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपने पहले वर्टिकल फ्रेम को खोला था, ठीक है, फ्रेम सेट को, और इसको सबसे एंड में बंद किया, इसके बीच में आपके हॉरिजॉन्टल फ्रेम सेट बीच में आ गए, ठीक है। इसे बोलते हैं नेस्टिंग करना। उसके बाद एंड में आपने HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 2 कॉलम्स क्रिएट हो गए, ठीक है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम में क्या हुआ, फर्दर से 2 हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट हो गए। ये राइट का टॉप हो गया, ये राइट का क्या हो गया, बॉटम हो गया। तो इस तरीके से आप फ्रेम्स में नेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने समझा HTML फॉर्म टैग और HTML फ्रेम टैग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे HTML5 के जो न्यू एट्रीब्यूट्स ऐड हुए हैं उनको हम समझेंगे, ठीक है जी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, और अच्छी वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, और
हमारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट कर सकते हो, और ये लिंक साथ ही साथ आपको कहाँ पे गिवन मिलेगा, ये आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।